हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास ऑफ एथिक्स। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, जिसमें हमने देखा था एथिक्स के तीन डायमेंशंस हैं। पहला नॉर्मेटिव एथिक्स, दूसरा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड थर्ड वाज अप्लाइड एथिक्स। तो अब ये तीनों मैंने आपको बता दिए थे और थोड़ा इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी आपको। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, इसके अंडर जो तीन पार्ट हैं। इसके जो पहला पार्ट है वर्च्यू एथिक्स, सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट है इसका डिओंटोलॉजिकल अप्रोच एंड थर्ड पार्ट है इसका टेलियोलॉजिकल अप्रोच। तो हम इन तीनों ही जो इसके नॉर्मेटिव एथिक्स के तीन पार्ट हैं, हम उसके स्कॉलर्स को अभी देखेंगे अच्छे से कि इनमें कौन कौन से स्कॉलर्स हैं। तो पहला नॉर्मेटिव एथिक्स का जो पहला पार्ट है वो है वर्च्यू एथिक्स। ठीक है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स में हमने क्या देखा, क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो एजेंट एक्शन थ्योरीज हैं। ठीक है। एजेंट एक्शन थ्योरीज में जो अब इसका जो पहला पार्ट है वर्च्यू एथिक्स, वो बात करता है एजेंट की, मतलब एजेंट को कैसा होना चाहिए, एजेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे, हम इसके स्कॉलर्स पर इस वाली जो जो ये मेरी क्लास है, इसमें हम इनके बारे में तो पढ़ ही चुके थे। हम इनके जो मेजर स्कॉलर्स हैं, उनके उनकी जो मेजर बातें जो उन्होंने बोली हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, सपोज वर्च्यू एथिक्स है तो इससे रिलेटेड जो भी बात इसके स्कॉलर्स ने बोली वो हम पढ़ेंगे। तो वर्च्यू एथिक्स में देखिए, अब हमारे सबसे पहले स्कॉलर्स हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के बारे में आपने सुना होगा, इनको बोला जाता है वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ। ये एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है और इन्होंने जो इनकी जो सबसे मेन बात है वो इन्होंने बोली थी, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब हमारी जो लाइफ है, हमें इसको टाइम टू टाइम एग्जामिन करते रहना चाहिए। मतलब जैसे हम सपोज हमारी सोसाइटी में कोई गलत चीज़ें चल रही हैं, जैसे सुपरस्टिशंस ये सब है, तो हमें टाइम टू टाइम उनको वेरीफाई करते रहना चाहिए, एग्जामिन करते रहना चाहिए। ये तो हो गया सोसाइटी लेवल पे। हम पर्सनल लेवल पे भी इसको देख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को एग्जामिन करते रहें टाइम टू टाइम, कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो उनको सुधारते रहें। ठीक है। तो ये थे इसके पहले स्कॉलर। अब इसमें दूसरे स्कॉलर हैं प्लेटो। प्लेटो जो थे ना, ये सोक्रेटिस के ही डिसिपल थे, इनके ही शिष्य थे। तो इन्होंने मेन बात की थी आइडियल वर्ल्ड की। ये बोलते थे जो नॉलेज है ना वो आइडियल वर्ल्ड से आती है। मतलब एक इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इन्होंने बोला था द वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। मतलब जो आइडियाज है वो ट्रू वर्ल्ड है। मीन्स ये आइडियाज की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। ये एक आइडियलिस्टिक स्कॉलर है। ठीक है। अब इनके डिसिपल थे एरिस्टोटल। तो जैसे प्लेटो बोलते थे कि नॉलेज जो है वो आइडियल वर्ल्ड से आती है। ठीक है। आइडियाज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन एरिस्टोटल ने बोला कि ऐसा नहीं है, आइडियल वर्ल्ड ही सब कुछ नहीं है। जो हम इस वर्ल्ड में जीते हैं, जो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। और ये बात करते थे विजडम की। और ये किस तरह की विजडम की बात करते थे? ये बोलते थे प्रैक्टिकल विजडम। ठीक है। ये बात करते थे प्रैक्टिकल विजडम की, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रैग्मेटिज्म। तो ये बात करते थे प्रैग्मेटिज्म की। ठीक है। तो प्लेटो बोलते थे द वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ठीक है। नॉलेज कम्स फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ये बोलते थे ऐसा नहीं है, जो हमारा अभी जो वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए। तो अब इनके चार पांच मेजर पॉइंट्स हैं। इनका जो सबसे मेन बात है ना, इनकी सबसे मेन पॉइंट ये है, तो गोल्डन मीन। ये बोलते थे गोल्डन मीन, मतलब किसी भी एक्सट्रीम पे मत जाओ। मतलब आपको कोई भी सिचुएशन में सपोज आप फंसे हुए हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो गोल्डन मीन है। और ये सिमिलर है बुद्धा का मध्यम मार्ग। ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मध्यम मार्ग और गोल्डन मीन को। मतलब सपोज आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, और तो उसके दो एक्सट्रीम है। ठीक है। और आप उन दोनों एक्सट्रीम्स में मत जाते हुए उसका बीच का गोल्डन मीन ढूंढिए। अब इसको जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा गौतम बुद्धा के बारे में, तब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा गोल्डन मीन के बारे में। अब इनके और जो है, इन्होंने बोलते हैं मेन एम ऑफ ह्यूमन लाइफ हैप्पीनेस है, जो कि एक तरीके से सिमिलर टू टेलियोलॉजिकल अप्रोच है, जो पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे उसके स्कॉलर्स के बारे में। अब इन्होंने जो दूसरी बात बोली, इन्होंने बोला ह्यूमन जो है वो पॉलिटिकल, सोशल एंड एथिकल एनिमल है। ये बात करते थे ह्यूमन के पॉजिटिव नेचर की। अब देखिए, जब हम ये फिलोसफी और ये इन स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, तो ये ह्यूमन को दो तरीके से देखते हैं। एक बोलते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है वो पॉजिटिव नेचर है।
ठीक है, तो एरिस्टोटल उनमें से ही एक है, ये पॉजिटिव नेचर की बात करते हैं। कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जैसे हॉब्स हैं, सिगमंड फ्रॉड हैं, कौटिल्य हैं, जो बात करते हैं ह्यूमन के नेगेटिव नेचर की। ये बोलते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है वो इनहेरेंटली नेगेटिव है, इसलिए जो स्टेट है बाकी सब चीज़ें उसके नेचर को ही रेगुलेट करने के लिए बने हैं। अब इन्होंने 4 मेजर एथिकल प्रिंसिपल्स दिए थे एरिस्टोटल ने, कि एक इंसान के अंदर क्या क्या मेन 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो इनका पहला करेज, जस्टिस, टेम्परेंस, विजडम, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो ये हमने अभी जो पढ़ा है वर्च्यू एथिक्स, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस देखिए इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे इसकी क्या एप्लीकेशन है? इनकी एप्लीकेशन है रैशनल थिंकिंग। ठीक है, हमने पढ़ा ना ये एरिस्टोटल का, सॉरी हमने ये सोक्रेटिस का पढ़ा कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो आप इसको एग्जामिन करते रहिए अपनी लाइफ को बाय द यूज ऑफ रैशनल थिंकिंग। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे इसका एप्लीकेशन। अब दूसरा सोसाइटी लेवल पे देखिए आप। ठीक है, ये सोक्रेटिस की बात सही समझिए आप कि इरेशनल प्रैक्टिसेस लाइक सुपरस्टिशंस, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम। तो अगर हम सोक्रेटिस की बात माने कि अपनी लाइफ को एग्जामिन करते रहो, तो हम ये जो हमारी सोसाइटी में ये जो सुपरस्टिशंस हैं जैसे कि, और जो हमारी बैड प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी की, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, तो हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए ये चार चीज़ें एरिस्टोटल ने बोली हैं कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन कैरेक्टर में 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इनको हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इन 4 चीज़ों का क्या क्या यूज़ है। ठीक है, जैसे कि करेज है, तो जिस जिस मतलब सिविल सर्वेंट के अंदर करेज होगा वही तो इनजस्टिस और करप्शन से फाइट कर पाएगा। दूसरा जस्टिस, जस्टिस जब जस्टिस की हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी तो हम सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, तो ये इसका यूज़ रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। सोशल जस्टिस से क्या होगा, जैसे सपोज हेल्थ फैसिलिटी देनी है पुअर्स को, ठीक है, और एजुकेशन देनी है, फ्री एजुकेशन, तो ये सब पार्ट हैं सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के। थर्ड इज टेम्परेंस। ठीक है, टेम्परेंस को हम देखेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाइल एडवर्स वर्किंग कंडीशंस, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग। अब देखिए जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको कई बार बहुत एडवर्स वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई नक्सलाइट एरिया में पोस्टेड है, तो हमेशा अपनी जान का खतरा भी रहेगा उनको। ठीक है, उन तरह के एडवर्स कंडीशन में भी कभी कभी उनका ट्रांसफ़र हो, मतलब उनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, पोस्टिंग उनको मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलती, तब भी, इसलिए उनके अंदर टेम्परेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड द फोर्थ इज विजडम। विजडम होनी चाहिए। अब जैसे कि अब इसका एग्जांपल देखेंगे, एस.सी. गुप्ता केस, विजडम नॉट अप्लाइड। तो एस.सी. गुप्ता जो थे फॉर्मल कोल सेक्रेटरी थे। तो इस वाले केस में क्या हुआ था, ये काफ़ी पॉपुलर केस है, इसको आप एक बार थोड़ा नेट पे भी पढ़ लेना। ये कोल सेक्रेटरी थे, तो जो कॉल स्कैम हुआ था तो उसके लिए इन्हें पनिश किया गया था। ठीक है, बट ऐसा बोलते हैं कि मतलब इनकी गलती नहीं थी। तो इसका एग्जाम्पल है कि इस केस में विजडम अप्लाइड नहीं की गई। ठीक है, थोड़ा आप और इस केस के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं नेट से। अब अब इसका अगला है कैरेक्ट, ये इसका एग्जांपल कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए गुड बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का बिहेवियर गुड होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? लॉज तो ज़रूरी है कि वो जो लॉज है भाई उनको फॉलो करें, प्लस उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए सिविल सर्वेंट का। ठीक है, तो कैरेक्टर प्लस लॉज दोनों ही चीज़ें होंगी तभी सिविल सर्वेंट का बिहेवियर जो होगा वो अच्छा रहेगा। तो ये कैरेक्टर कहाँ से आया? ये कैरेक्टर जो हमने जो पढ़ा, वर्च्यू वर्च्यू दिस वर्च्यू एथिक्स, तो वर्च्यू एथिक्स कैरेक्टर की ही बात करता है। ठीक है, तो कैरेक्टर प्लस लॉज दोनों मिलके गुड बिहेवियर और सिविल सर्वेंट बना सकते हैं, ये याद रख लेना, आपको आंसर लिखने में भी काम आ जाएगा। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है वर्च्यू एथिक्स का? ठीक है, अब वर्च्यू एथिक्स जैसे हमने पढ़ा गोल्डन मीन। ठीक है, तो गोल्डन मीन का क्रिटिसिज्म देख लो। गोल्डन मीन का क्रिटिसिज्म है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं यार हर चीज़ का हम बीच का मध्यम मार्ग निकालें, कभी कभी एक्सट्रीम बिहेवियर की भी नीड पड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल भी दिया था, सपोज अगर आपको झूठ बोलते हैं किसी की जान बचाने के लिए, तो एक एक्सट्रीम बिहेवियर है लेकिन उसकी नीड पड़ी। ठीक है, और इसका क्रिटिसिज्म में एक दूसरा है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट बोलते हैं कि प्लेजर एज मेन गोल। ठीक है, तो ये हम आगे जो हेडोनिस्ट है एक सिमिलर टू यूटिलिटेरियनिज्म है। ये बोलता है कि ह्यूमन का जो गोल है वो ये नहीं है कि अपना खुद का उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, नहीं, उसका जो प्लेजर सीकिंग है वो तो प्लेजर के पीछे भागता है वो, तो उसका गोल जो प्लेजर है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर उसका भले से कैसा भी हो, उसका मेन एम होना चाहिए प्लेजर को लेना। ठीक है,
तो ये हमारा वर्च्यू एथिक्स होगा, हमने उसके स्कॉलर्स पढ़ लिए, उसकी एप्लीकेशंस देख ली और हमने उसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ लिया। अब हम दूसरी ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है उसका जो सेकंड पार्ट है वो है डिओंटोलॉजिकल अप्रोच। ये भी हम पिछली वीडियो से पढ़ चुके हैं। इसके जो मेजर स्कॉलर है वो इमैनुअल कांट, और इनकी जो फिलॉसफी है उसको बोला जाता है कैटेगोरिकल इम्परेटिव। ठीक है, अब इसमें दो प्रिंसिपल्स हैं। अभी दोनों प्रिंसिपल देखेंगे। पहला प्रिंसिपल बोलता है एक्शन एज एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि एक्शन जो है उससे कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, हमारा तो एक्शन ही अच्छा होना चाहिए। ये बोलता है अगर तुम्हारा एक्शन अच्छा है तो तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑटोमेटिकली अच्छे ही रहेंगे। मतलब तुम ये मत समझो एक्शन करके एंड कुछ अलग है, ये मानता है कि एक्शन अपने आप में ही एक एंड है। दूसरा, एक्शंस बिकम यूनिवर्सल कंडक्ट। अब देखिए, मतलब आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, अब उसमें सही बुरा डिओंटोलॉजिकल अप्रोच बोलता है कि ये चीज़ सही है उसमें और ये चीज़ गलत है। सपोज डिओंटोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग सच बोलना सही है, ठीक है, तो अब ये अप्रोच ये नहीं कहेगी कि आप किस कंडीशन में फंसे हुए हैं, नहीं, ये बोलेगी आपको तो सच बोल रही है, आप किसी भी कंडीशन में फंसे हुए हो, ये देखेगा ही नहीं उसका कंसिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर जो एक्शन जो है वो यूनिवर्सल बन जाते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, आपके एक्शन सिमिलर ही रहेंगे। ओके, अब हम इसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या है। अब देखिए इंडिविजुअल लेवल पे इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये बोलता है एक तो रैशनल थिंकिंग, ठीक है, ट्रुथ एंड राइट एक्शन, ड्यूटीफुलनेस। अब इसको समझते हैं। ये बोलता है कि हमारा एक्शन जो है वो राइट होना चाहिए। ठीक है, अब एक्शन राइट होने के लिए आपके अंदर रैशनल थिंकिंग होना भी ज़रूरी है। आप रैशनल एक्शन होगा, और जो आपके ये हैं क्या कहते हैं, जो आपके एक्शंस हैं वो सही होने चाहिए। तो मतलब ट्रुथ भी होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, और ड्यूटीफुलनेस, मतलब आपकी जो ड्यूटी है आप उसको अच्छे से करो। आप मतलब ये मत देखो कंसिक्वेंस क्या है, मतलब मेन इसमें जो है वो यही है कि कंसिक्वेंस मत देखो, आप एक्शन पे ही फोकस करो। और ये सिमिलर टू है निष्काम कर्मा एज पर गीता। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जुडिशरी को देखिए, सबसे पहला जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी अपना कोई भी डिसीजन देता है ना, तो वो ये नहीं देखता उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। वो कोई भी डिसीजन लेगा तो वो ये देखेगा कि मतलब वो एज पर लॉ सही है या नहीं है, मतलब वो ये देखेगा कि आपका जो एक्शन है वो सही है या नहीं है। तो अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो जुडिशरी जो वर्क करता है ना, वो राइट एक्शन से वर्क करता है रादर देन कंसिक्वेंसेज। इट मीन्स जुडिशरी वर्क्स ऑन कौन सी उससे वर्क करता है जुडिशरी, बताइए। जुडिशरी वर्क्स ऑन डिओंटोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच पे काम नहीं करता। आज जो हम आगे पढ़ेंगे, ये कंसिक्वेंसेस को नहीं देखता, ये देखता है आपके राइट एक्शंस को। दूसरा, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी। ये बोलता है कि इसका जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या चाहेंगे कि मतलब हर बंदे को इक्वली ट्रीट करें। ये ना देखें कि भाई ये बंदा हमारे लिए, सपोज दो बंदे हैं, आप सोचो कि ये बंदा हमारे लिए यूजफुल है तो ठीक है हम इसको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, नहीं, वो गलत है। आपको मतलब हर सिटीज़न को इक्वल ट्रीट करना है, क्योंकि वो कोई भी पर्सन किसी दूसरे का के लिए एंड नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब किसी दूसरे के एंड के लिए मीन्स नहीं बन सकता। वो दोनों मतलब उनकी इंडिविजुअल डिग्निटी है। अगला, डेवलपमेंट विदाउट वैल्यूज इज थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट हो रही है अपने कुछ नीड को पाने के लिए, नहीं, उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे कि सपोज आप ये नहीं कह सकते कि हमें क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है तो ठीक है लेबर को एक्सप्लॉइट करते रहो, नहीं, लेबर की अपनी डिग्निटी है डिओंटोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो उसकी डिग्निटी को हमें रखना है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते उसकी डिग्निटी की कोई वैल्यू नहीं है और बस किसी जो उसका मालिक है कंपनी का और उसके एंड के लिए, मतलब उसका एंड क्या है, प्रॉफिट, तो हम ऐसा नहीं कह सकते उसके प्रॉफिट मोटिव के लिए हम उसकी डिग्निटी को भूल जाएं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता एज पर दिस अप्रोच। तीसरा, जो 5 C's हैं, CVC, CBI, CIC, CAG, कोर्ट, मतलब ये 5 चीज़ें, ये जो 5 चीज़ें हैं ये चेक रखती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, और ये वर्क करती है डिओंटोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखती है कि आपका एक्शन सही है या नहीं है, ये नहीं देखेगी आपको कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सीबीसी बस ये देखेगा कि आपने कोई करप्शन तो नहीं किया। सीबीआई देखेगी आप लॉ के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं, मतलब करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, तो लगभग सिमिलर सही। ये सीबीआई भी लगभग उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सबके काम इंडिपेंडेंट हैं, बट बेसिकली यही देखते हैं कि आपका एक्शन ठीक है नहीं है। इनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे इन सब की वजह से क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट होता है वो
डिसीजन लेने में डिले कर देता है कभी कभी, क्योंकि यार वो बहुत डरता है, उसको लगता है मेरा डिसीजन ऐसा ना हो जाए कि इनकी नज़रों में आ जाए, गलत ना हो जाए, तो इसकी वजह से डिले होता है डिसीजन मेकिंग। ये इसका एक क्रिटिसिज्म है, बट एप्लीकेशंस इनकी यही हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है कि जैसे सपोज कि ये कोई फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, अब आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो सकती हैं, बट अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो इट विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। मतलब अगर सपोज कोई फेमस पर्सनैलिटी है, आप मतलब पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ जाएं, बट लेकिन जो हमारा डिओंटोलॉजिकल अप्रोच क्या कहते हैं कि आपका एक्शन अगर उसने कुछ गलत किया है तो आपको तो उसको अरेस्ट करना ही है, भले से उसका कंसिक्वेंस कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म, देखिए इसका क्रिटिसिज्म पहला है यूनिवर्सल एक्शन का, ठीक है, कि ये बोलता है कि यूनिवर्सल एक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब सिचुएशन को तो हमें देखना ही पड़ेगा। नॉलेज, ये बोलता है कि मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म नहीं हो सकता। नॉलेज जो है वो रिलेटिव है, सोसाइटी कल्चर, हर कल्चर अलग है, हर ट्रेडिशन अलग है, हर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप ऐसा नहीं कह सकते ये एक एक्शन किसी भी अलग अलग सोसाइटी कल्चर इन सब में जस्टिफाइड है, नहीं, दोस्त दोनों में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे वो झूठ बोलने वाला एग्जांपल ही ले लो, सिचुएशन के हिसाब से अगर किसी की जान बचा रहे हो तो यार ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अब यही एक्शन लो, सच ही बोलो उस केस में, ठीक है। सेकंड, ह्यूमन लाइफ कांट बी विदाउट एंड। आप खुद सोचो, आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन करते हो तो कुछ एंड सोच के ही तो करते हो। अब अगर आप पढ़ाई, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आपका कोई पर्पज़ है ना, आपका पर्पज़ ये थोड़ी ना है कि बस वीडियो ही देखनी है मुझे, आपका कोई पर्पज़ है, हो सकता है आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मतलब विदाउट एंड के तो ह्यूमन लाइफ को हम सोच ही नहीं सकते। और इसके सपोर्टर्स कौन कौन है डिओंटोलॉजिकल अप्रोच के? सबसे पहला भगवत गीता, उसमें हम निष्काम कर्मा की फिलोसफी पढ़ते हैं, वो सिमिलर है डिओंटोलॉजिकल अप्रोच के। अब गांधी जी भी यही बोलते थे कि अगर राइट मीन्स तुम्हारे रहेंगे तो तुम्हारे एंड भी राइट होंगे। अब इनका एक फेमस इनकी एक फेमस बात इन्होंने बोली है, इट इज़ इलॉजिकल टू एक्सेप्ट रोज बाय सोइंग सीड्स ऑफ बबूल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बबूल का पौधा उगाओ तो उसमें तुम्हें रोज मिले, मतलब ये यही बोलना चाहता है कि सही कर्म करोगे तो उसका फल भी सही होगा। थर्ड, जैनिज्म भी बात करते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो इनको बोलते हैं त्रिरत्नाज, ठीक है, जैनिज्म के त्रिरत्नाज, उसमें बोलते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अब कंक्लूजन इसका डिओंटोलॉजिकल अप्रोच का, इट सेट्स अ हाई बेंचमार्क फॉर एथिकल कंडक्ट। मतलब ये एक बहुत हाई बेंचमार्क सेट कर देते हैं जो कांट जो है, ये बोलते हैं कि मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब अगर हर एडमिनिस्ट्रेशन को लोगे तो बोलेंगे ऑनेस्टी होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करो, आपको ट्रुथ बोलना चाहिए, आपका एक्शन इस तरीके से होना चाहिए, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं एथिकल कंडक्ट के फॉर ह्यूमन बींग्स। सो दिस इज आवर डिओंटोलॉजिकल अप्रोच। नाउ थर्ड इज टेलियोलॉजिकल अप्रोच। तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच बात करती है कि कॉन्सिक्वेंसेस की, ये बोलती है कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक होने चाहिए, मतलब आपके आउटकम सही होने चाहिए। देखो, और ये बोलते हैं कि इफ आउटकम इज राइट एक्शन इज राइट, मतलब अगर आपके आउटकम सही हैं तो मतलब आपका एक्शन ऑटोमेटिकली सही है, ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच बोलती है। अब टेलियोलॉजिकल अप्रोच में भी अंदर तीन थ्योरीज हैं, पहला यूटिलिटेरियन, दूसरा कॉन्ट्रैक्टेरियन और तीसरा कंटेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्टेरियन। अब हम पहला पढ़ेंगे यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन में देखो सब दो स्कॉलर सबसे मेन है, बैंथम और मिल। यूटिलिटेरियन बात करता है प्लेजर और पेन की, मतलब यूटिलिटेरियन एक ऐसी फिलोसफी है जो बोलता है कि अपना प्लेजर को बढ़ाओ और पेन को कम करो, ठीक है। अब इट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन, मतलब ह्यूमन एक्शन से क्या यूटिलिटी आएगी, मतलब ह्यूमन एक्शन इसी तरीके का होना चाहिए कि प्लेजर बढ़ाए और पेन को कम करे, ठीक है। अब इसमें दो फिलोसफर सबसे मेन है, सबसे पहला बैंथम और दूसरा मिल, ठीक है। अब बैंथम बात करते हैं ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना इनका बैंथम का। इनकी ये लाइन है, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इसको इस शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख देते हैं GHGN, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बोल दो या ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल बोल दो, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि सब, मतलब आपका आपका जो सोसाइटी है, आपको सोसाइटी में इस हिसाब से हैप्पीनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है या गुड्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उनकी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो जाए, ठीक है। अब
हैप्पीनेस जो है ना वो, ये देखो इसमें एक थोड़ा सा कैच है कि हैप्पीनेस भी मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज वर्कर्स भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो आप मतलब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपने बहुत थोड़ा 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 सब में कर दिया, मतलब उससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस नहीं आई। तो ये बोलता है ऐसे इक्वली भी मत करो डिस्ट्रीब्यूट। ये बोलता है थोड़ा सपोज करो कि थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके 10 लोगों के अंदर हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है, तो लेकिन वो हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है, तो ये बोलता है कि हाँ आप ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को डिस्ट्रीब्यूट करो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल में। भले से सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग में मान लो आपको 40 ही लोगों को मिल रही है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, तो ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। भले से फिर 60 लोग मतलब उन्हें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ना भी मिले। अब इसका आगे क्रिटिसिज्म है, इसका क्रिटिसिज्म आगे आपको मिलेगा कि इसकी वजह से ये रॉल्स इसका क्रिटिसिज्म करेंगे आगे चल के, ठीक है, कि इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, रॉल्स ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है और मिल ने भी इनको क्रिटिसाइज किया है। मिल को तो हम यहीं पढ़ लेंगे। अब बैंथम की जो फिलॉसफी है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इसको बोला जाता है एथिकल ईगोइज्म, ठीक है। अब ये इसमें एक और चीज है, एक ये तो इन्होंने बात कर दी सोसाइटी की, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब ये दूसरी बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल इज गुड फॉर सोसाइटी। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी को इग्नोर करते हैं। ये बोलते हैं कि जो हम इंडिविजुअल के लिए जो अच्छा है वो सोसाइटी के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, ठीक है। मतलब अगर हम अपना कोई एक्शन ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, तो ये नहीं देखेंगे कि सोसाइटी को उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो सोसाइटी के लिए भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अब इनका जो क्रिटिसिज्म किया है, इनका क्रिटिसिज्म किया है मिल ने। अब मिल की जो फिलोसफी है इसको बोलते हैं एथिकल ऑल्ट्रुइज्म, और मिल को ये भी बोला जाता है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। सोशल यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ये सोसाइटी को भी साथ में लेके चलते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि तुम्हारे एक्शन से अगर तुम्हें प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, तुम्हें प्लेजर मिल रहा है, लेकिन उससे किसी दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए। मतलब नो हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं। इनका मेजर प्रिंसिपल है मिल का नो हार्म प्रिंसिपल। मतलब तुम कोई भी एक्शन लो, ठीक है, तुम एक्शन उसी हिसाब से लो कि तुम्हें प्लेजर मिले उसमें, लेकिन किसी का हार्म मत करो, सोसाइटी में किसी दूसरे का हार्म मत करो। इसीलिए इनकी फिलॉसफी को बोला जाता है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। अब ये आप एक बार थोड़ा सा और बार बार इनको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इतना मतलब ये थोड़े डिफिकल्ट थ्योरीज हैं, ठीक है। अब इसकी आगे एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस में क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, इंडिविजुअल पे बात करते हैं लिबर्टी एंड फ्रीडम की। मतलब हर आदमी को लिबर्टी होनी चाहिए, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपने एक्शन लेने की। मतलब वो इस हिसाब से, मतलब उसको आदमी को एक्शन लेके क्या करना है, उसको तो अपना प्लेजर बढ़ाना है, तो उसको लिबर्टी होगी तभी तो वो अपने हिसाब से एक्शन ले पाएगा, ठीक है। सोसाइटी लेवल पे हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये बैंथम की फिलोसफी। गवर्नमेंट लेवल पे ये बात करते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट की, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट ही ऐसा स्टेट है जिसमें लिबर्टी रह सकती है, फ्रीडम रह सकती है सबके लिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये गवर्नमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट भी अपने इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करे सोसाइटी में, जस्टिस का जो प्रिंसिपल हो वो यही हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब इकोनॉमिक कंटेस्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, कैपिटलिज्म की। जैसे बैंथम का प्रिंसिपल, बैंथम प्लेजर मतलब प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके लिए प्लेजर क्या है, उसके लिए प्लेजर है उसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, ठीक है। कैपिटलिज्म को ये प्रमोट करते हैं। इसका फिफ्थ एप्लीकेशन है वर्क कल्चर एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स बोलते हैं कि हमारा जो वर्क कल्चर होना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए, कि हम अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, अदरवाइज गॉड वॉन्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, ये यूटिलिटेरियनिज्म से ही निकला है, ठीक है। अब वर्क कल्चर में आप क्या देखोगे, आप अपना प्लेजर ही मैक्सिमाइज करोगे ना, उधर भी आपका प्लेजर किस चीज़ में मैक्सिमाइज होगा। अगर वर्क कर रहे हो तो इनके हिसाब से आप काम अच्छे से करोगे तो उसी में आपका प्लेजर है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म है, इसके दो क्रिटिसिज्म है, दो दो बातों की इसकी क्रिटिसिज्म है। पहली बात जो इसने बोली क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, तो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर का फर्स्ट क्रिटिसिज्म है। दूसरा जो इन्होंने बोला ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इसका भी क्रिटिसिज्म है। तो पहली बात का इनका क्रिटिसिज्म देखते हैं प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि प्लेजर सीकिंग बिहेवियर जो है उससे चीफ गुड अचीव नहीं कर सकते आप, समम बोनम, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपको प्लेजर दे रही हो, ठीक है, प्लेजर एक चीज़ है कि प्लेजर और हैप्पीनेस में भी अंतर है। तो जो प्लेजर है ना वो ज़रूरी नहीं आपको हैप्पीनेस भी बनाए, आपकी सोल भी उससे हैप्पी हो जाए,
ठीक है, तो इट विल नॉट लीड टू समन बोनम। सेकंड, इट मेक्स पीपल मटेरियलिस्टिक, सेल्फिश, मनी ड्रिवन, कंपटीशन। ठीक है, अगर सपोज करो आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर का सोच रहे हो, ठीक है, आप सोसाइटी का कुछ भी नहीं देख रहे हो, तो आप तो मतलब पीपल कैसे हो जाएंगे, मेटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। उनको अपना प्लेजर किस चीज़ में मिलेगा, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी कर लो, ठीक है, उसमें उनका प्लेजर है, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, उसी में उनका प्लेजर है। सेल्फिश हो जाएंगे क्योंकि उनने तो अपना खुद का प्लेजर देखना है ना, भले से दूसरा कुछ भी करे, तो आदमी सेल्फिश होता जा रहा है। मनी ड्रिवन, मनी क्या चीज़ है, मनी से ही तो आदमी अपने प्लेजर पूरे करेगा, ठीक है, तो इसलिए मनी की तरफ भागता है आदमी। कॉम्पिटिशन, मतलब दूसरे से कंपटीशन करेगा अपना प्राइस बढ़ाने के लिए। तो इनसे और क्या क्या चीज़ हो रही है, इनसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस आ रही हैं, जैसे कि करप्शन हो रहा है। ठीक है, करप्शन आदमी किस लिए करता है, जो सिविल सर्वेंट है सपोज, वो करप्शन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। पैसा कमा के क्या मिलेगा उसको, पैसा कमा के उसको प्लेजर मिलेगा, ठीक है, उसीलिए तो कर रहा है ये सब। तो बट इन्होंने बोला है कि इससे अनएथिकल प्रैक्टिस, इसका क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ, इनसे क्या, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस इसको प्रमोट करता है। दूसरा, सपोज करो एक आदमी जो करप्शन कर रहा है, आपको लगता है वो कभी भी पीस ऑफ माइंड से रह पाएगा? वो कभी नहीं रह पाएगा। उसके दिमाग में ना हमेशा यही चलता रहेगा कि यार करप्ट, मतलब कोई पकड़ न ले, इस तरह का कुछ ना हो, मतलब कोई सीबीआई वगैरह इसकी जांच ना हो जाए, तो हमेशा डरा हुआ रहेगा, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। और दूसरा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज एक आदमी जो हमेशा प्लेजर के पीछे भाग रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी संतुष्ट तो है ही नहीं अपनी लाइफ में, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो जो आदमी सेटिस्फाइड ही नहीं रहेगा, हमेशा प्लेजर के चक्कर में घूमता ही रहेगा, तो उसके लिए तो कभी भी पीस ऑफ माइंड आ ही नहीं सकता ना। थर्ड, इसका जो थर्ड ये है, इस बात का क्रिटिसिज्म, ये है क्रोनी कैपिटलिज्म। अब क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है कि जब हमारे पॉलिटिशियंस हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं उनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका, यूटिलिटेरियनिज्म का। अब यूटिलिटेरियनिज्म का क्रिटिसिज्म कांट ने भी किया, ठीक है। कांट क्या बोलते हैं, कांट बोलते हैं कि इमीडिएट आउटकम कैन बी गुड बट लॉन्ग टर्म आउटकम कैन बी बैड। मतलब मतलब सपोज करो आप प्लेजर के लिए कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इमीडिएट तो उसका प्लेजर हो सकता है कि इमीडिएटली तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा है मेरे लिए, मुझे प्लेजर मिल गया। बट कांट बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा ना हो, ठीक है। ये मतलब इसको ऐसे समझो, कांट जो है ना वो एक्सट्रीमली वो है, एक्सट्रीम इनको बोलते हैं कांट को कि आइडियलिस्टिक है। बट आइडियलिस्टिक को ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबे टर्म का सोच के बोल रहे हैं कांट। ये सोच रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें अभी जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अभी जो तुम्हें प्लेजर लग रहा है, तुम उनको और लॉन्ग टाइम के लिए देखते रहोगे ना। मतलब तुम सपोज करो कोई आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, बट अगर वो छोटे टाइम के लिए तो उसके पीछे भाग रहा है, उसको लग रहा है इससे मैं बहुत सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, लेकिन जब वो बहुत लंबे टाइम में उसको देखेगा ना, तो हो सकता है उसको बाद में रियलाइज हो कि जिसको वो कुछ साल पहले तो प्लेजर समझ रहा था, एक्चुअली में प्लेजर था नहीं, ठीक है। और इसका लॉन्ग टर्म आउटकम बैड भी हो सकता है, सपोज उसको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। सब उसने अगर अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागकर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो उसको बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म देखिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये मैंने आपको समझाया था। ये मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट है, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। अब कैसे, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट, इसमें सबसे मेन चीज़ है ना, वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है, और दूसरी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये गुड्स को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या फिर हैप्पीनेस को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि पहले तो वो ग्रेटेस्ट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वो जितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगी उतना अच्छा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बट जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कई बार कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के चक्कर में कुछ लोग होंगे जो छूट जाएंगे, ठीक है। सपोज हम सोसाइटी में अगर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो वर्कर्स जो हैं वो छूट जाएंगे, जो ये उनको सपोर्ट करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये वाली फिलोसफी, ठीक है। इट इज़ अगेंस्ट माइनॉरिटीज ऑल्सो, बिकॉज सपोज मेजोरिटी जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो गुड्स का, वो हैप्पी हो जाएं, ठीक है, बट माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये जॉन रॉस का कंसेप्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम कंटेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्टेरियंस पढ़ेंगे, इससे अगला ही टॉपिक है। अगला कांट। कांट बोलते हैं कि यूटिलिटेरियन कैन इवन जस्टिफाई करप्शन एज इट ग्रीसेस द व्हील ऑफ सिस्टम एंड प्रमोट्स डिमांड। तो कांट ने यूटिलिटेरियन का क्रिटिसिज्म किया है कि यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन बोलते हैं कि प्लेजर होना चाहिए, तो करप्शन से तो प्लेजर मिल रहा है आदमी को। ये बोलते हैं कि यूटिलिटेरियन तो करप्शन को ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट ग्रीसेस द व्हील ऑफ सिस्टम एंड प्रमोट्स डिमांड। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर इकोनॉमी है, सपोज इकोनॉमी इकोनॉमी में करप्शन कई बार क्या करता है
कि सपोज आपका कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, आप कहीं सरकारी दफ्तर में गए, आपका कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आपने पैसे दे दिए सामने वाले बंदे को, तो आपका काम हो गया, मतलब इट ग्रेसेस द व्हील ऑफ सिस्टम। आपने पैसे दिए जिसकी वजह से आपका काम हो गया, ठीक है, जो आपको अपना काम करवाना था सरकारी विभाग से। एंड इट प्रमोट्स डिमांड, और जो बंदा करप्शन करके पैसे कमा रहा है वो उनको खर्चा भी तो करेगा कहीं ना कहीं, तो उससे इकोनॉमी देखा जाए तो थोड़ी बहुत हो सकता है करप्शन की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी चले। जैसे मान लो ब्लैक मनी है, अब ब्लैक मनी पे अगर सरकार लगाम नहीं लगा रही तो ब्लैक मनी क्या करेगा, रियल इस्टेट को प्रमोट करेगा। उस रियल इस्टेट प्रमोट होगा तो क्या होगा, उससे डिमांड प्रमोट होगी, लोग ज़्यादा उसको मतलब ज़्यादा इकोनॉमी में घर बनने लगेंगे, ठीक है, तो उससे घर बनने लगेंगे तो फिर डिमांड भी प्रमोट होगी। तो कांट यही बोलते हैं कि यूटिलिटेरियन इवन करप्शन को भी जस्टिफाई कर सकता है। अब इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया यूटिलिटेरियन, ठीक है, टेलीलॉजिकल अप्रोच का। अब इसका दूसरी जो इसकी थ्योरी है वो है कॉन्ट्रैक्टेरियंस। अब कॉन्ट्रैक्टेरियंस बात करते हैं कि अब ये जो तीनों थ्योरी है ना, ये जो हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी वर्च्यू एथिक्स, वो किस चीज़ की बात करती थी, वो बात करती थी एजेंट की, मतलब आदमी को कैसा होना चाहिए। अब ये जो अगले टेलीलॉजिकल की तीनों थ्योरी हैं ये बात कर रही है एक्शन की, ठीक है, कि आदमी का एक्शन कैसा होना चाहिए। अब यूटिलिटेरियन ने बता ही दिया, उसने बोला कि एक्शन ऐसा होना चाहिए कि प्लेजर को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। अब दूसरे आ गए कॉन्ट्रैक्टेरियंस। अब कॉन्ट्रैक्टेरियंस बता रहे हैं कि एक्शन किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, आदमी का। अब कॉन्ट्रैक्टेरियंस बोलते हैं कि जो एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है उसमें ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एग्रीमेंट बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट। मतलब पहले जब तक पहले कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है, तो हर आदमी अपने हिसाब से कोई भी एक्शन ले सकता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब लोगों ने आपस में, मतलब बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने गैदर होकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम सब लोगों के ऊपर ये रूल्स लगेंगे, सबके ऊपर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है वैसे ये, ठीक है। अब ये बोलते हैं, अब इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये लोग, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफाइन कर देंगे कि भाई सबके ये राइट्स हैं, ठीक है, सबकी ये ड्यूटीज़ हैं, ये बताएंगे, गवर्नमेंट के सबके फंक्शंस बता देंगे, ठीक है। तो हम सोशल, फिर जो आदमी रहेगा ना उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसको ये बोल सकते हैं कि सभी लोगों ने मिलके उसको, सभी लोगों के व्यूज़ जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ठीक है। क्योंकि जो उसमें, वो तो खैर एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा माना है कि उसमें जो लोग थे वो गवर्नमेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। तो वो एक एक्चुअल में एक एग्रीमेंट है इंडियन सिटीजन्स के बीच में कि हमारे ऊपर कैसे रूल्स लगने चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो स्कॉलर्स हैं, अब इसमें तीन मेजर स्कॉलर हैं, पहला होब्स, दूसरा लॉक एंड तीसरा है रूसो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉब्स के बारे में, थॉमस हॉब्स के बारे में, ठीक है। अब थॉमस हॉब्स ने अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है, इन्होंने सबसे पहले, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के स्कॉलर्स होते हैं ना, सबसे पहले बताते हैं ह्यूमन नेचर कैसा है। तो ह्यूमन नेचर जैसा होगा फिर उसी हिसाब से बाद में वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ये बताते हैं ह्यूमन नेचर जो है आदमी का बहुत सेल्फिश है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है, मर्डरस है, सेल्फ प्रिजर्विंग है, मतलब, और इसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। मतलब ये बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो अच्छा नहीं है, एक नेगेटिव सेंस की बात करते हैं थॉमस हॉब्स। तो अब सबका, अगर मान लो आदमी का नेचर बहुत नेगेटिव हो तो उसमें क्या होगा, उस स्टेट में क्या होगा, लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, कोई रूल रेगुलेशंस है ही नहीं। तो फिर उस केस में क्या होता है, लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब हॉब्स जो है इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया एक लिवियाथन स्टेट। लिवियाथन मतलब एक मॉन्स्टर स्टेट जिसके पास बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर होंगी, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, उसका जो वो बोलेगा वही सही है स्टेट का, और उसी के रूल्स चलेंगे, सब लोग उसी के रूल्स के अंडर हैं बस, हाँ ठीक है। इन्होंने वैसे बस ये बोला था कि हर किसी बंदे के पास बस एक ही राइट रहेगा, राइट टू लाइफ। स्टेट किसी की लाइफ नहीं ले सकता इलीगली, इलॉजिकली, ठीक है। तो ये हैं थॉमस हॉब्स। अब इनकी एप्लीकेशन क्या क्या हैं, अब थॉमस हॉब्स ने बात की थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट की, मतलब अब इसकी एप्लीकेशन में देखा है तो ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट ज़रूरी है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। जैसे कि इंडिया है, इंडिया को ना एक सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है। सॉफ्ट स्टेट इंडिया किस लिए, क्योंकि यहाँ पे लॉ तो बनते हैं लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि लॉ को कोई मान नहीं रहा है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि लॉ गरीबों के ऊपर वैलिड है लेकिन बहुत अमीर लोग होते हैं बच जाते हैं लॉ से, तो इंडिया को सॉफ्ट स्टेट कह के क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा तो लॉ का अच्छे से एनफोर्समेंट कर पाएगा। दूसरा, राइट्स लाइक प्राइवेसी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर सिक्योरिटी।
अब देखो, इंडिया में हमेशा डिबेट चलता रहता है कि प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट रहेगा ना, वो हमेशा सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देगा रादर देन प्राइवेसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी चेकअप, जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकअप है, तो किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है, सिक्योरिटी को प्राइमेसी दे रहा है रादर देन आपकी प्राइवेसी। आपका बैग देखा होगा आपने, सिक्योर उस पर आपका बैग वगैरह खुलवा के सब चेक कर लेते हैं, मतलब आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहा है वो एक तरीके से, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी। वो कब हो सकता है, वो कोई मतलब स्टेट हो तभी कर पाएगा जब वो एब्सोल्यूट, मतलब उसके थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट हो, स्ट्रॉन्ग स्टेट ही ऐसे डिसीजन ले सकता है। बाकी इसकी एप्लीकेशन है वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। वेलफेयर स्टेट मतलब जब स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा तो स्ट्रॉन्ग स्टेट कई बार वेलफेयरिस्टिक मेजर्स भी लेता है, ठीक है। तो बहुत वीक स्टेट जो होगा ना, वो इतना ज़्यादा वेलफेयर नहीं कर पाएगा जितना एक स्ट्रॉन्ग स्टेट कर सकता है। अब इसका पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म है, एक तो जो हमने पढ़ा था कि हॉब्स का, हॉब्स ने क्या बोला था, ह्यूमन नेचर के बारे में बोला था। इसने ह्यूमन नेचर को बहुत ही हॉब्स ने नेगेटिव बताया, तो लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ने ह्यूमन नेचर को पॉजिटिव भी बताया। जैसे गीता ने बोला है कि ह्यूमन एक सेल्फलेस क्रिएचर है। विवेकानंद ने बोला है लव एज बेसिस ऑफ एथिक्स, ठीक है। गांधी ने बोला सेल्फ कंट्रोल। एरिस्टोटल ने बोला ह्यूमन एज एथिकल बीइंग। बेंथम ने बोला एथिकल ईगोइज्म, मतलब ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्टेड तो है, बस ह्यूमन का नेचर इसने भी पॉजिटिव ही बोला है। मिल ने एथिकल ऑल्ट्रुइज्म, मतलब ये सब बोलते हैं कि जरूरी नहीं है ह्यूमन का नेचर आप नेगेटिव देख रहे हो, तो ह्यूमन का नेचर इन सब लोगों ने बोला पॉजिटिव सेंस में भी देखा जा सकता है। ये हॉब्स का क्रिटिसिज्म है। दूसरा एब्सोल्यूट स्टेट, हॉब्स बात करते हैं एब्सोल्यूट स्टेट की, लेकिन और भी कई स्कॉलर्स हैं जो एब्सोल्यूट स्टेट की बात नहीं करते, जैसे कि गांधी जी ने बोला लीस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो एब्सोल्यूट स्टेट होगा वो एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है, आर्बिट्ररी भी हो सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखा जा सकता है आधार इशू डिबेट। अब देखो स्ट्रॉन्ग स्टेट है तो आधार कार्ड पे डिबेट रहता है ना कि आधार कार्ड हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा क्योंकि अगर स्टेट के पास ज़्यादा पावर्स हैं, स्टेट अपने हिसाब से लॉज बना सकता है, ठीक है। तो इसमें प्राइवेसी का इसमें डिबेट रहता है कि इसमें प्राइवेसी को ब्रीच किया जा रहा है। थर्ड ऑन वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अब गांधी जी वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करते, गांधी जी बात करते हैं बिजनेस फ्रेंडली स्टेट की। हॉब्स ने क्या बोला, हॉब्स ने बोला कि एब्सोल्यूट स्टेट होगा तो वेलफेयर के काम भी कर सकता है, लेकिन गांधी जी बोले नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग स्टेट रखो। गांधी जी ने बोला स्टेट को बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपने गांधी जी को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा गांधी जी बात करते थे ग्राम स्वराज की, ठीक है। किस चीज़ की बात करते थे, ग्राम स्वराज की। दूसरा गांधी जी बात करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, ये बोलते थे कि हर गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज। इनको लगता था कि छोटी छोटी जो एमएसएमई छोटी छोटी इंडस्ट्री लगेंगी, उसकी वजह से गांव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसकी वजह से गरीबी दूर होगी, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि इन टुडेज एरा देयर आर मोर चैलेंजेस सो ओनली अ स्ट्रॉन्ग स्टेट कैन सर्वाइव। ये बोलते हैं कि मतलब इसके कंक्लूजन में यही है कि आजकल के टाइम में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा तो वो अच्छे स्टेप्स ले पाएगा उनको कम करने के लिए। अब इसमें दूसरे स्कॉलर हैं। अब हॉब्स के बाद जो दूसरे स्कॉलर हैं वो है जॉन लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के। अब जॉन लॉक ने क्या बोला, जॉन लॉक ने बोला कि ह्यूमन नेचर, अब उन्होंने ह्यूमन नेचर को नेगेटिव सेंस में दिखाया था, लेकिन लॉक ने ऐसा नहीं बोला। लॉक ने बोला कि ह्यूमन नेचर जो है पीसफुल है, ह्यूमन के अंदर रीजन भी है, ह्यूमन के अंदर म्यूचुअल असिस्टेंस भी है। अब इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जॉन लॉक का, तो जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने एब्सोल्यूट स्टेट की बात की थी, इन्होंने एब्सोल्यूट स्टेट की बात नहीं की, इन्होंने बात की लीस्ट गवर्नमेंट की, ठीक है। कि मतलब जितना ज़रूरी हो उतना ही बस इन्होंने, और इन्होंने ह्यूमन लोगों को दिए नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और इन केस अगर स्टेट उनके राइट्स भी छीनने लग जाए तो लोगों के पास है राइट टू रिवोल्ट। एक्चुअल में ये जो स्कॉलर्स हैं ये मतलब इतने, ये खाली मेन चीज़ें मैं ही आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में तो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं ये। आपको अगर और भी जानना है तो आप इंटरनेट से इनको पढ़ सकते हैं, बस मैं तो मेजर अभी इनके नाम याद रख लो बस, और इनकी मेजर चीज़ें याद रख लो बस। अभी एथिक्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसका एप्लीकेशन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड किस चीज़ पे, नेचुरल राइट्स पे, और लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात की है। तो इसका सेकंड एप्लीकेशन है लिबरल डेमोक्रेसी इन वेस्ट एंड इंडिया। मतलब जो लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी में क्या चीज़ें रहती हैं, ये रहता है राइट टू लाइफ रहती है, लिबर्टी रहती है, प्रॉपर्टी रहती है। तो ये किसने बोला, ये बोला
जॉन लॉक ने। और इस पे इसकी एप्लीकेशन क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी वेस्ट में भी है और इंडिया में भी है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म है कि ये जो बात करता है ना लिबर्टी की फ्रीडम की, ये बोलता है ओनली फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ। मतलब लॉ जो आदमी को लिबर्टी और फ्रीडम देता है ये खाली आदमी के खुद के बेटरमेंट के लिए देता है। ये सोसाइटी की, मतलब इसका ज़रूरी नहीं है सोसाइटी की बेटरमेंट की बात करे लॉ, ये बात करेगा आदमी की। मतलब लॉ, ये जो लॉक है ना ये भी एक तरीके से ये यूटिलिटेरियन भी है। ठीक है, लॉक जो है ये यूटिलिटेरियन भी है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि लीस्ट स्टेट गवर्न्स द बेस्ट। जैसे आपने आजकल जैसे आपने सुना भी होगा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो ये भी क्या है, किस चीज़ की बात करें, ये मोदी जी की फिलॉसफी है अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है। तो ये भी क्या किस चीज़ की बात करती है, ये भी लीस्ट स्टेट की बात करती है कि लीस्ट स्टेट रहेगा तो बेस्ट गवर्न करेगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसके रीज़न मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ थोड़े बहुत। अगर मान लो लोग कम है सरकार में, ठीक है, तो वहाँ करप्शन भी कम होगा। ठीक है, करप्शन भी कम होगा और बाकी गवर्नमेंट ना खाली रेगुलेशन पे ही ध्यान देगा, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। जैसे पहले पीएसयूज होती थी, पीएसयूज अभी भी होती हैं लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी, तो वो लॉस मेकिंग थी, बहुत जगह वो लॉस भी कर रही थी। तो अब गवर्नमेंट की फिलॉसफी है कि धीरे धीरे वो लोगों को कम करती रहे, ताकि गवर्नमेंट कम से कम लोग रहें और वो एज अ फैसिलिटेटर काम करें, एज अ फैसिलिटेटर ऑफ बिजनेस, ठीक है। और कम लोग रहेंगे तो जो बाकी चीज़ें वो भी कम होंगी, जैसे कि करप्शन हो गया, क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। अब इसके तीसरे स्कॉलर हैं, ये हैं रूसो। रूसो की जो मेजर जो इनकी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आदमी पैदा तो बिल्कुल फ्रीली हुआ है बट सोसाइटी ने उसको जकड़ लिया है। मतलब सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन में इतना इलझ गया है कि वो अपनी फ्रीडम को ना वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है एक तरीके से। अब इनका जो दूसरा कंसेप्ट है वो है जनरल विल। ठीक है, जनरल विल मतलब सॉवरेनिटी विद पीपल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये जो रूसो थे ये जेनेवा से थे, स्विट्जरलैंड से। तो वहाँ क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। ठीक है, अभी हमारे तीनों फिलोसफर खत्म हो गए ये इसके कॉन्ट्रैक्टेरियंस के। अब हमारा जो इसका जो तीसरा पार्ट है टेलियोलॉजिकल अप्रोच का, वो है कंटेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्टेरियंस। अब कंटेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्टेरियन में जो सबसे मेन स्कॉलर हैं वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हो अपने पेपर में, क्योंकि इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत जगह आप लिख सकते हो। अब इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो थी वो इम्प्रेस्ड थी वो ह्यूमन डिग्निटी बाय कांट से। क्योंकि कांट की जो ह्यूमन डिग्निटी है वो हर आदमी की रेस्पेक्ट कर रही है, वो एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है उसके अगेंस्ट है ये थ्योरी। ठीक है, अब और जो इनकी थ्योरी है ये क्रिटिसाइज करती है प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटेरियन बाय बेंथम, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की फिलॉसफी जो बेंथम की थी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स हो रहा है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को, क्योंकि इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स हो रहा है। और रॉल्स किससे इंस्पायर्ड थे, ये थे ह्यूमन डिग्निटी बाय कांट। ठीक, अब देखो रॉल्स की जो थ्योरी है, ये मैंने सारे के सारे टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये इतने भी टेक्निकल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मैं बता देता हूँ रॉल्स की थ्योरी क्या है। रॉल्स की थ्योरी बात करती है कि सपोज हमें सोसाइटी के लिए प्रिंसिपल्स बनाने हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, मतलब समाज में न्याय कैसे आए। ठीक है, तो न्याय आने के लिए रॉल्स ने सोचा कि मुझे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाने हैं जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हो और सब हर सोसाइटी के लिए वैलिड हो। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी भी है, मतलब ये ऐसे प्रोसीजर देंगे, ये आपको प्रोसीजर बताएंगे कि सोसाइटी में जस्टिस कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, अभी जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं जस्टिस तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जब हम लॉजिकल रीजनिंग से सब लोग अपने मन में सोचेंगे। ठीक है, मतलब मॉरल इंट्यूशन और लॉजिकल रीजनिंग से लोग सोचेंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बस एक टेक्निकल वर्ड है, ये याद रख लेना मन करे तो, वरना नहीं भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अब इनका देखो सबसे मेन चीज़ ये है, रॉल ने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट बताया उसने, उसको बोला उसने थॉट एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
अब उस थॉट एक्सपेरिमेंट में रॉल बोलेगा कि सब लोग अपनी एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे होंगे, ठीक है। उसने बोला कि सब, मान लो बहुत सारे लोग हैं, अब हम उनको प्रिंसिपल्स बनाने हैं, जस्टिस के प्रिंसिपल। तो वो जस्टिस का प्रिंसिपल कैसे बनाएंगे, मतलब सब लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं। पहले तो उनको ये नहीं पता कि उनकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है, अब वो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब सॉरी ये आगे बढ़ गया, एक सेकंड, हाँ, वो लोग हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है, मतलब उनको ये नहीं पता कि सोसाइटी में उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। मान लो 10 लोग बैठे हैं रूल बनाने के लिए, उसमें 10 लोग, 10 में से मान लो कुछ अमीर भी हैं कुछ गरीब भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं, अब उनको अब वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे अगर उनको ये नहीं पता उनकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है, वो अमीर है या गरीब है। अब देखो वो लोग जब रूल बनाएंगे ओरिजिनल पोजीशन में बैठ के, तो वो क्या सोचेंगे, उन लोगों के दिमाग में रहेगा कि अगर मैं अमीर बन जाऊं सोसाइटी में जाके, तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरे पास लिबर्टी होनी चाहिए और भी ज़्यादा धन दौलत कमाने की, ठीक है। अगर लिबर्टी रहेगी मतलब अपना बिजनेस कैसे भी करूँ, ठीक है। लेकिन फिर उनके दिमाग में ये भी आएगा कि क्या, अगर मान ले मैं गलती से अमीर नहीं बन पाया और मैं मान ले गलती से गरीब हो गया, तो गरीब बन गया तो फिर उसे क्या चाहिए, और फिर लिबर्टी रहेगी तो लिबर्टी से तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो किस चीज़ की डिमांड करेगा, वो डिमांड करेगा इक्वालिटी की, ठीक है। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी रहे सबके पास, ठीक है। तो अब वो ये सब सोच के वही सोचेंगे कि ये प्रिंसिपल है मैक्सिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमम प्रिंसिपल मतलब वो मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, उनके पास कोई भी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। वो जिस भी पोजीशन में रहेंगे, मैक्सिमाइज द एडवांटेजेस एंड मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल, मतलब अपनी जिस भी पोजीशन में वो जाएंगे सोसाइटी में, तो चाहेंगे हमारी एडवांटेज मैक्सिमाइज हो और जो हमारी डिसएडवांटेज हो मिनिमाइज हो, ठीक है। और वो इन सब में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स टू अचीव सेकेंडरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स मतलब वो बताएंगे कि यार लिबर्टी कितनी होनी चाहिए आदमी के पास, इक्वालिटी, अब इक्वालिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब ये लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे थे और इन्होंने ये प्रिंसिपल्स जो बनाए, तो ये एक लेक्सिकल ऑर्डर निकला इनका बना के प्रिंसिपल्स का। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल बनाए, इन्होंने 3 प्रिंसिपल बनाए। इन्होंने बोला ऑर्डर सोसाइटी में इस हिसाब से होना चाहिए, मतलब पहली प्रेफरेंस दी जानी चाहिए लिबर्टी को, ठीक है। दूसरी प्रेफरेंस दी जानी चाहिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, तीसरी डिफरेंस प्रिंसिपल। तो ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस प्रिंसिपल जो पहुंचाएगा हमें, ये देगा हमें रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस चीज़ से निकलता है, निकलता है डिफरेंस प्रिंसिपल से, ठीक है। अब इनके रोल के अकॉर्डिंग जब इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए लोगों ने थॉट एक्सपेरिमेंट करके, तो इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने निकाला कि ठीक है लिबर्टी सबसे ऊपर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और तीसरे पे ये डिफरेंस प्रिंसिपल है। ये बोलता है कि अगर मान लो 2 तरीके के लोग हो गए, ठीक है, एक गरीब होगा एक अमीर होगा, तो ये बोलता है ठीक है जो अमीर हो, ठीक है तुम अमीर हो, तुम्हारे पास लिबर्टी रहेगी, तुम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। इक्वा तुम, लेकिन उससे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अगर तुम अपनी उस चीज से कुछ चीज कमा रहे हो, तो तुम उसको शेयर भी करना पड़ेगा, जो जो मतलब गरीब हैं, जो सोसाइटी में निचले दर्जे पे लोग हैं, ठीक है। अब रॉल जस्टिफाई करते हैं डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, मतलब सोशल सिक्योरिटी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो यही इनका रीडिस्ट्रीब्यूटिव के प्रिंसिपल्स में यही 3 चीज निकल के आती हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सपोज एक अमीर बंदा है, ठीक है, वो ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा कमाएगा उससे उसका फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन डिफरेंस प्रिंसिपल की वजह से वो ज़्यादा कमाएगा तो फिर वो टैक्स भी ज़्यादा भरेगा, ठीक है। अब वो टैक्स अगर ज़्यादा भर रहा है, तो टैक्स भर रहा है तो स्टेट क्या करेगा, वेलफेयर के मेजर्स ले सकता है, जैसे कि फ्री में गरीबों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स ले सकता है, ठीक है, जैसे कि फूड फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है फ्री में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अमीर आदमी की अमीरी से ना, खाली अमीर आदमी को फायदा नहीं है, अमीर आदमी की अमीरी से गरीब आदमी का भी फायदा हो रहा है। तो ये चीज डिफाइन करती है डिफरेंस प्रिंसिपल, यही है। और उस इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है ये अपना रीडिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल जस्टिस, ठीक है। तो रॉल्स की थ्योरी है वो, रॉल्स थ्योरी की क्या चीज डिफाइन करती है, रॉल्स की थ्योरी, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये क्या क्या बताती है, ये सबसे मेन चीज इसमें याद रख लो, ये बताती है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, बस। अब इसके एप्लीकेशन, अब जब रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा तो इसमें गरीबों की सहायता होगी, डेस्टिट्यूट्स इनकी सहायता होगी,
गवर्नमेंट पे क्या प्रिंसिपल्स लगेंगे, सोशल जस्टिस, ये पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो 3 प्रिंसिपल निकल के आते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल फॉर डीपीएसपीज एंड एसडीजीज, ठीक है। अब डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये सब रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के एप्लीकेशन है। जैसे कि मनरेगा, मनरेगा क्या है, 100 दिन का रोजगार देना है आपको अनएम्प्लॉयड को, ठीक है, तो ये भी रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, सरकार उनको पैसे दे रही है काम करने के। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में क्या है, आपको हेल्थ केयर मिल रहा है, ये इंश्योरेंस मिल रहा है 5 लाख तक का, ठीक है, फ्री में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको एक तरीके से सोशल जस्टिस है, ये भी एक सोशल जस्टिस की स्कीम है। अब कॉर्पोरेट्स के ऊपर क्या है, कॉर्पोरेट्स को हमने उनको क्या है, फिलॉन्थ्रोपिक कैपिटलिज्म, ठीक है, फिलॉन्थ्रोपिक कैपिटलिज्म, मतलब वो भी अपना जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनको भी दूसरों में शेयर करना चाहिए, ऐसा रॉल्स की थ्योरी बोलती है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल्स में देखेंगे, अजीम प्रेमजी, बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, मतलब ये सब डोनेशन कर रहे हैं। मतलब इससे क्या हो रहा है, वो अमीर हैं, ठीक है, अमीर हैं, लेकिन जो जितना पैसा कमा रहे हैं उसको दूसरों के शेयर भी कर रहे हैं, तो उससे क्या है, जो गरीब है उसका भी फायदा हो रहा है। तो रॉल्स की थ्योरी यही बात करती है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। अब रॉल्स की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। रॉल्स की थ्योरी का सबसे पहले क्रिटिसाइज किया अमर्त्य सेन ने, ठीक है। अमर्त्य सेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो अमर्त्य सेन बोलते हैं कि यार ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे प्रोसीजर निकालो, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा प्रोसीजर बनाओ कि इस प्रोसीजर पे चलोगे तो ही तुम प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अचीव कर पाओगे। इसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। इसने बोला एक्चुअल में न्याय इज मोर इम्पोर्टेंट देन नीति, मतलब एक्चुअल जो जस्टिस है, जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नीति, मतलब प्रोसीजर, जो रॉल्स प्रोसीजर बना रहे थे ना, यूनिवर्सल प्रोसीजर, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और अमर्त्य सेन की जो जस्टिस का सबसे मेन है ना, यही आपको एक्चुअल में याद भी एट देन यही रहेगा, कैपेबिलिटी अप्रोच। मतलब इसी कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच मतलब लोगों को कैपेबल बनाओ, कैपेबल बनाओ, जैसे कि उनको सपोज एजुकेशन दे दो, आप उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, तो अपने आप ही कैपेबल बन जाएंगे, अपने आप कैपेबल बन जाएंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो क्या हुआ, उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी, तो सारी फैसिलिटीज वो खुद ही ले लेंगे, सरकार को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सरकार, अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग सरकार का काम होना चाहिए कैपेबिलिटी अप्रोच, मतलब उनकी कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। अब इसकी 3-4 बातें और अमर्त्य सेन ने बोली हैं कि जो इसने बात की थी ना रॉल्स ने, वो बोलता है रेशनल चॉइस, कि मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल की बात करता है जो अकेला बैठा हुआ है, जिसको दूसरे बाकी लोगों का पता नहीं है, लेकिन ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल कभी भी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, इंडिविजुअल हमेशा सोसाइटी में रहता है, ठीक है। इसने यही बात की है, रियल पर्सन नेगोशिएटिंग इन रियल सिचुएशन रादर देन एब्स्ट्रैक्ट पर्सन नेगोशिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, मेन तो आप बस इतना ही याद रख लो कि अमर्त्य सेन की जो अप्रोच है वो कैपेबिलिटी अप्रोच है, क्योंकि लिखते टाइम जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो यही सब बस 3-4 चीज़ें ही काम आ रही होंगी मेजरली, ठीक है। अब इसकी जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, जैसे कि केरला मॉडल है, उसने भी यही अप्रोच फॉलो किया, कैपेबिलिटी अप्रोच, ये ह्यूमन कैपेबिलिटी की बात करती है, ठीक है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ह्यूमन का इनकी बुक है ये, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब अगर कैपेबिलिटी बढ़ा दोगे आदमी की तो एक तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा फ्रीडम ऑफ चॉइस, उससे चॉइस रहेगी, जो वो करना चाहेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगा, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट रेफर टू हिज थ्योरी व्हाइल डिसाइडिंग राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रांसजेंडर के जब राइट डिसाइड किए थे तो उसने भी यही बोला कि जैसे ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है, ताकि ट्रांसजेंडर ऐसा ना हो कि वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है, ऐसा उनको ज़रूरत ना पड़े, उनकी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट खुद तराश सकें, मतलब अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद ढूंढ सकें, ठीक है, प्रोडक्टिव बन जाए वो। सो थैंक्स गाइज, ये मेरी सेकंड क्लास थी, तो दिस इज़ द एंड फॉर सेकंड क्लास। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो अप्लाइड एथिक्स थे वो पढ़ाऊँगा, ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट क्लासेस में जो बाकी जो हमारे जो टॉपिक्स हैं आगे, अब फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, वो सबसे एक्चुअली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब बाकी क्लासेस में वो सब पढ़ाऊँगा। ओके गाइज, थैंक यू।